तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि एंजाइम्स जो है उसके इंट्रोडक्शन पे बात किया था, ठीक है, कि एंजाइम्स के टाइप कैसे होते हैं, कितने होते हैं, वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छा एक चीज, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक चीज डिस्कस नहीं किया, ठीक है, कि एंजाइम्स जो होते हैं ना, ठीक है, दे आर दे आर वेरी सेंसिटिव टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर आप इसका पीएच चेंज करो या टेम्परेचर चेंज करो या आपका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो, ठीक है, पीएच टेम्परेचर और सॉल्ट कंसंट्रेशन अगर आप चेंज करते हो, ठीक है, सो दे आर वेरी सेंसिटिव एंड दे properly function at a particular pH or at a particular temperature and at a particular salt concentration, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं कि नॉर्मली जो एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम्स आर थ्री फोल्डेड प्रोटीन स्ट्रक्चर। जब मैंने प्रोटीन स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो उस टाइम पे बताया भी था, ठीक है, कि नॉर्मली एंजाइम्स जो है ना वो प्रोटीन फोल्डेड स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। और जो थ्री डायमेंशनल कॉन्फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का, ठीक है, थ्री डायमेंशनल जो प्रोटीन का कॉन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, दिस इज वेरी सेंसिटिव फॉर द एनवायरमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के, ठीक है, दे आर एक्चुअली जो थ्री डायमेंशनल कॉन्फॉर्मेशन है, दे आर स्टेबलाइज बाय द नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, ठीक है, मेनली द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, द सॉल्ट ब्रिजेस, ठीक है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। सो they are mostly associated with the non-covalent interaction and which are very vulnerable for the pH temperature or salt concentration or any kind of environmental change, ठीक है। तो एंजाइम कैसे करके इस pH टेम्परेचर और सॉल्ट को रेगुलेट करता है वो देखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली देखो, जैसे मान लो कि ए pH है, ठीक है, एंड दिस इज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो देयर इज अ बेल सब कर्व, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। अगर आप एंजाइमेटिक एक्टिविटी एट डिफरेंट पीएच चेक करो तो आपको एक बेल शेप्ड कर्व मिलता है, ठीक है। और इस बेल शेप्ड कर्व में आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट एट अ पर्टिकुलर पीएच द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज मैक्सिमम, ठीक है। और अगर आपने पीएच कम किया या पीएच ज्यादा किया, ठीक है, मतलब कि अगर आपने इसको एसिडिक या एल्कलाइन कंडीशन में डाला तो फिर क्या होगा कि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है दैट विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। सो एंजाइमेटिक एक्टिविटी is basically depending upon the at a particular pH the optimum function of enzymatic activity can be achieved, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका टेम्परेचर है, ठीक है, दिस इज सपोज योर टेम्परेचर एंड दिस इज अगेन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो आप देख सकते हैं कि अगेन वी विल फाउंड द बेल शेप्ड कर्व और एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी विल बी मैक्सिमम, ठीक है। एंड इफ यू चेंज द टेम्परेचर टुवर्ड्स द कोल्ड और टुवर्ड्स द हायर टेम्परेचर, ठीक है, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है। इसी तरीके से द सेम टाइप ऑफ कर्व यू कैन अचीव बाय चेंजिंग द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, बाय अचीव द बाय चेंजिंग द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पे भी अगर आप एंजाइमेटिक एक्टिविटी देखोगे ना तो अगेन इट विल मेक द बेल शेप्ड कर्व, ठीक है, एंड एट अ पर्टिकुलर salt concentration the enzymatic activity will be the maximum. So what will be the salt concentration where the enzymatic activity will be maximum, ठीक है, that will be the physiological saline, ठीक है। और physiological saline कितना होता है, physiological saline कितना होता है, this is 0.9 millimole, 0.9 millimole of actually जनरली हम लोग जब लैब में बनाते हैं ना तो हम लोग फॉस्फेट बफर सलाइन बनाते हैं पीबीएस, ठीक है, विच इज नियर टू द फिजियोलॉजिकल सलाइन, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में, ठीक है। और एंजाइम काइनेटिक्स को समझने के लिए ना, ठीक है, दिस इज द माइकलिस मेंटन इक्वेशन, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है ना, एक नॉर्मल एंजाइम फंक्शन किस तरीके से करता है उसके लिए हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका एंजाइम है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, दिस मेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो अगर आप एंजाइम देखोगे ना, एंजाइम देखोगे, ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है, इसका जो एक्टिव साइट है, इसके एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट बाइंड होता है, ठीक है।
इसके एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट बाइंड होता है। तो ये जो एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट बाइंड होता है ये फर्स्ट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मेक्स द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, ये क्या हो सकता है कि ये दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट में टूट सकता है, ठीक है, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट टू द एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ठीक है। तो इसके वजह से हम लोग ये रिवर्सिबल रिएक्शन ही है, ठीक है। और ये जो है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट होगा ना, वो क्या करेगा, फ्री एंजाइम प्रोवाइड करेगा और ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो फ्री एंजाइम है, ठीक है, अगर आपका सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, अगर आपका सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा, जो एंजाइम है, ठीक है, इट विल अगेन बाइंड विद द सबस्ट्रेट। दिस इज द फ्री एंजाइम व्हिच विल अगेन बाइंड विद द सबस्ट्रेट एंड अगेन दिस रिएक्शन विल कैरी ऑन, ठीक है। तो ये जो है ना, ये रिएक्शन चलता रहेगा जब तक जो है सारे के सारे सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। अब जो है क्या है, मान लो कि ये एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है जिस रेट कांस्टेंट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, उसको हम लोग K1 बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, K1। दिस K1, ठीक है, समटाइम वी कंसीडर दैट एज KF, ठीक है, द फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर द एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट टू मेक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दिस इज KF, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए K1 से, ठीक है। उसके बाद जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट बन गया कॉम्प्लेक्स, तो ये जो है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट में टूट सकता है, ठीक है, इसको जो है हम लोग K प्राइम बोले, ठीक है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं KB से, दैट इज द बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ना, एंजाइम सबस्ट्रेट जो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे K2 बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक क्या है, एक K कैट है, K cat. Why it is K cat? That is the catalytic efficiency of the enzyme. ठीक है, depends upon this reaction कि enzyme substrate complex बनने के बाद में, ठीक है, how fast it can make the product, ठीक है। वो जो है आपका एंजाइम का जो है ना लिमिटिंग स्टेप है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्लस प्रोडक्ट कितने फास्ट बनता है, ठीक है, दैट इज योर K cat, ठीक है। और ये जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है ना, ठीक है, ये क्या बताता है, Km, ठीक है, दिस इज कॉल्ड माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। और ये क्या बताता है कि आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, ठीक है, वो कितना एफिशिएंटली हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कितना फास्ट, ठीक है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, डिवाइड बाय एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कितना जल्दी जो है एंजाइम सबस्ट्रेट बनाता है, वो जो है आपका एक रेट रिएक्शन का कांस्टेंट बताता है। दिस कांस्टेंट इज द माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। सो इफ द माइकलिस मेंटन कांस्टेंट आप लिखोगे ना, तो दिस विल बी योर K cat प्लस KB बाई KF, ठीक है। और इसको अगर यहां से लो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो Km इज इक्वल टू आपका K2 प्लस K प्राइम अपॉन K1, ठीक है। सो दिस इज द माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। अच्छा, अब जो है ना हम लोग क्या करेंगे कि ये जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है ना, इसको डिराइव करेंगे, ठीक है, इसको डिराइव करेंगे। होता क्या है कि जब आपका एंजाइम जो है ना, दिस इज द एंजाइम, ठीक है, अगर मान लो कि सेल के अंदर में एंजाइम जो है हमेशा लिमिटेड अमाउंट में होता है, ठीक है। अभी अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रुके रुके। जैसे मान लो कि ये आपका सेल है, ठीक है, अब ये आपका सेल है, तो सेल के अंदर में एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो तो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं क्योंकि ये जो प्रोटीन है, ठीक है, ये लिमिटेड अमाउंट्स में होते हैं। लेकिन सबस्ट्रेट जो होता है ना, सबस्ट्रेट का जो अमाउंट होता है वो चेंज हो सकता है। चेंज कैसे हो सकता है, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जानते हो ना, तो ग्लाइकोलाइसिस में हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है, ठीक है, और ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है इसका सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द बॉडी, मतलब जो सेल का नीड के अनुसार, ठीक है, वो ग्लूकोज का अपटेक को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो क्या करेंगे, ग्लूकोज का अपटेक करेंगे, ठीक है, जो ग्लूकोज का अपटेक करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन योर एनर्जी नीड there will be more uptake of glucose, so the substrate concentration inside the cell will be changed,
ठीक है। तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो क्या होता है कि अगर मान लो कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है सेल के अंदर में, ठीक है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है ना ये बहुत ज्यादा है मान लो सेल के अंदर में, तो एंजाइम तो लिमिटेड अमाउंट में है, तो फिर क्या होगा कि ये जितने भी एंजाइम्स है ना ये सारे के सारे सबस्ट्रेट के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो ये जो रिएक्शन है ना एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मेक्स द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जो है ये हमेशा क्या होगा क्योंकि एंजाइम कम है और सबस्ट्रेट एंजाइम्स के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है ना वो हमेशा ही बना हुआ रहेगा। और इसके एफिशिएंसी मतलब कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एंजाइम और प्रोडक्ट जो है वो कितना फास्ट बनाता है, ठीक है। वो दैट विल डिपेंड अपॉन दिस फैक्टर, ठीक है, द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम, ठीक है। तो जितना स्पीड ये प्रोडक्ट बनाएगा उतना ही स्पीड वो फिर क्या करेगा सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी टाइम पॉइंट में सेल के अंदर में देखोगे तो आपका ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट है ना, ये जो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट है दैट विल बी कांस्टेंट और यू कैन से इट विल बी इन स्टेडी स्टेट, ठीक है, दैट विल बी इन स्टेडी स्टेट। तो ये जो स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने बताया, माइकलिस मेंटन ने बताया, और उसके बाद उसने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है, टू फाइंड द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम, ठीक है, कि हाउ इट वर्क्स। तो चलिए इस इक्वेशन को हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो अच्छा अगर स्टेडी स्टेट किस चीज का, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इन अ स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो टू मेक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इन स्टेडी स्टेट क्या होना चाहिए कि जो आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर जो एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो टूट करके एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन रहा है, द रेट फॉर दिस रिएक्शन एंड रेट फॉर दिस रिएक्शन शुड बी इक्वल, ठीक है। तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है, लेट्स फाइंड आउट कि रेट ऑफ रिएक्शन, और इसको आप बोलो कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, अच्छा किसी भी जनरल रिएक्शन का रेट आप कैसे निकालते हो, किसी भी जनरल रिएक्शन का रेट आप कैसे निकालते हो, जैसे मान लो कि आपका ए है, ये बी बन रहा है, ठीक है, ए जो है वो बी बन रहा है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है कि द रेट ऑफ एनी रिएक्शन, रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactant, ठीक है। तो दैट इज द concentration of reactant और द एक्टिव मास ऑफ reactant, ठीक है। तो रेट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ reactant, और जब इस डायरेक्टली इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को आप हटाते हो तो इससे क्या होगा कि जो आपका रेट है दैट विल बी इक्वल टू आपका के ए, और ये जो के है दिस इज ए कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि एंजाइम कितना है और सबस्ट्रेट कितना है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। और जो जब आप इसको हटाओगे ना इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो ये जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन इसको रेट एफ लिख देते, दैट विल बी इक्वल टू, ये देखो ये K1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आपका रिएक्शन स्टार्ट हुआ ना तो उस टाइम पे कोई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो था ही नहीं, ठीक है। तो उस वजह से ये जो K प्राइम है इसका कोई रोल है ही नहीं, ठीक है। तो दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन योर K1, ठीक है, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन योर K1। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन इज K1 एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा ये जो है ना ये आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन है। इसी तरीके से अगर हम रेट ऑफ ब्रेकडाउन लिखे, अब देखो ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट है ना, ठीक है, इट कैन ब्रेक डाउन इनटू द एंजाइम प्लस प्रोडक्ट और सम ऑफ इट मे फॉर्म द एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट अगेन, ठीक है, बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो रेट ऑफ ब्रेकडाउन अगर आप लिखो, अगर आप रेट ऑफ ब्रेकडाउन लिखो ना इसको, रेट दैट इज इक्वल टू, अगेन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट,
फॉर दिस रिएक्शन, ये जो ब्रेकडाउन है ना एंजाइम सबस्ट्रेट का है, तो दिस विल डिपेंड अपॉन द एक्टिव मास ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और जब आप इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो फिर इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, रेट, ठीक है, और इसका कांस्टेंट क्या है, रेट इज इक्वल टू K2, ठीक है, K2 जो आपका एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बना रहा है, प्लस K प्राइम जो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट को तोड़ करके एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बना रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना ये दोनों के ही ये से बनता है, तो इसमें जो है रेट जो है, ठीक है, वो क्या होगा, एक जो आपका प्रोडक्ट बना रहा है दैट विल बी K2 एंजाइम सबस्ट्रेट प्लस K प्राइम एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो दिस विल बी योर रेट, ठीक है। तो इसको दिस इज योर रेट ऑफ ब्रेकडाउन, ठीक है। अब स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन, ठीक है। तो इसको हम लोग अब इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो देखो आफ्टर इक्वेटिंग दिस इक्वेशन, ठीक है, योर K1 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम इनटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू योर K प्राइम प्लस K2 विद द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अच्छा ये जो एंजाइम है ना, ये जो एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन है, दिस इज अ फ्री एंजाइम, यू सी दिस रिएक्शन, ये जो है ना एक इसका रेट था, एक फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट था, जो एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल करके आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा था, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है, इसमें जो ये एंजाइम है ना दैट मस्ट बी फ्री, ठीक है, क्योंकि अगर एंजाइम जो है बाउंड है सबस्ट्रेट के साथ या मतलब प्रोडक्ट के साथ, तो फिर वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा कैसे, ठीक है। सो दिस इज द फ्री एंजाइम, ठीक है, दिस एंजाइम इज द फ्री एंजाइम। और एक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम इन द सेल, व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम इन द सेल। देखो एंजाइम जो है ना वो या तो फ्री है और या तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ में है, ठीक है, जो अगेन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है इट विल फॉर्म एंजाइम प्लस प्रोडक्ट एंड दिस एंजाइम विल बी अगेन फ्री एंड इट विल गो टू टेक द सबस्ट्रेट अगेन, ठीक है, इन अ साइक्लिक मैनर, ठीक है, वो चलता रहेगा। तो ये जो एंजाइम है ना ये आपका फ्री एंजाइम है, और फ्री एंजाइम कितना होगा, जो भी आपका टोटल एंजाइम है, सपोज कि आपका टोटल एंजाइम है ET, ठीक है, और जो एंजाइम आपके सबस्ट्रेट के साथ में एसोसिएटेड है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट एंजाइम इज ES, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल एंजाइम एंड दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम विच इज एसोसिएटेड विथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है ये फ्री एंजाइम है दैट विल बी इक्वल टू ET माइनस ES, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोगों ने क्या किया, ET माइनस ES किया, दैट इज द फ्री एंजाइम। अच्छा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि ये जो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, Km इज इक्वल टू K प्राइम प्लस K2 अपॉन K1, ठीक है। तो देखो इस रिएक्शन को जो है ना इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, K1 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर K1 से हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो ये देखो ये जो है ना K प्राइम प्लस K2 बाई K1 व्हाट इट मेक्स, दिस वन, दिस इज योर Km, ठीक है, दिस इज योर Km। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं फिर से। अच्छा यहाँ पे जो है ना ये जो K1 है इस K1 से कट जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या बचेगा, ET सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन माइनस ES substrate concentration is equal to Km, this one becomes Km, ठीक है, Km substrate concentration, ठीक है।
अच्छा अब ये देखो, ये ES है ना, ये ES है, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ये जो ES है इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अगर इसको कॉमन ले लिया, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है, ये आपका ETS इज इक्वल टू ES, ES Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है, अभी जो ES है ना, ठीक है, हमें ES निकालना है, तो ES will be equal to your ETS by Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ना, एक और एजम्पशन हमें लेना पड़ेगा, जैसे हम लोग स्टेडी स्टेट एजम्पशन लिए ना, ठीक है, उस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेट ऑफ रिएक्शन का एजम्पशन लेना पड़ेगा। होता क्या है, देखो अगर मान लो कि किसी भी टाइम पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन चाहिए, दैट इज द V, ठीक है, V नॉट क्या होगा, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एंजाइम प्लस प्रोडक्ट कितने रेट में बन रहा है, ठीक है, पर यूनिट टाइम, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ एनी रिएक्शन, ठीक है, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन दिस K2, ठीक है, कि मतलब आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो टूट के एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द K2, तो वेलोसिटी ऑफ एनी एंजाइमेटिक रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन दिस K कैट, ठीक है, K2 जो है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, K कैट बोलते हैं, कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम। तो ये K2 के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर मान लो कि आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कितना है, ठीक है, उससे अगर आप वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन निकालना चाहो तो क्या करोगे, आपका दिस विल बी K2 into enzyme substrate complex, ठीक है। So the efficiency of enzyme substrate complex to break into the enzyme plus product, that will be the velocity of this enzyme reaction, ठीक है। तो अभी देखो जो है ना, यहां से अगर आप एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स निकालो ना, ठीक है, का कॉन्सेंट्रेशन, दैट विल बी इक्वल टू V0 बाई K2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो ES है ना, यहाँ से इस ES को हम लोग रिप्लेस करते हैं, ES इज इक्वल टू V0 बाई K2। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज V0 बाई K2 इज इक्वल टू ET सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाय Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अच्छा अब क्या करते हैं, देखो ये जो है ना, हमें निकालना क्या फाइनली, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है, एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो दैट विल बी योर V0 इज इक्वल टू ET K2, okay, and substrate concentration by Km plus substrate concentration। अच्छा अब क्या है, देखो अब जो है ना, हमें वी मैक्स का कॉन्सेप्ट समझने का जरूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, देखो अगर मान लो कि आपका आपका जो है ना सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है, सपोज योर सबस्ट्रेट इज टू हाई, ठीक है, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, जो आपका एंजाइम होगा ना, वो टोटल एंजाइम, नॉट ओनली द एंजाइम, टोटल एंजाइम विल बी बाउंड विद द सबस्ट्रेट, ठीक है, टोटल एंजाइम विल बी बाउंड विद द सबस्ट्रेट। और जितना मान लो कि आप एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, उतना ही जो है आपका एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब रेट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर्मेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ एंजाइम प्लस प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। और ये
K2 एफिशिएंसी के साथ में प्रोडक्ट बना रहा, तो दैट विल बी द मैक्सिमम स्पीड। जहाँ पे आपका टोटल एंजाइम, मान लो कि सेल के अंदर में जितने भी एंजाइम है ना, वो सारे के सारे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्टेड है, ठीक है, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो दैट कैन बी द मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद तो एंजाइम है ही नहीं ना, ठीक है। तो उसके दैट विल बी द मैक्सिमम स्पीड फॉर एनी एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो ये देखो, ये जो K2ET है ना, ठीक है, दैट विल बी योर Vmax, ठीक है, क्योंकि दिस इज द टोटल एंजाइम with the highest catalytic efficiency, that is the K2, ठीक है, that becomes the Vmax। तो अगर आप इस इक्वेशन को, ठीक है, इस इक्वेशन को यहां लिखते हैं, V नॉट इज इक्वल टू K2ET क्या हो गया, Vmax हो गया, ठीक है, Vmax सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बाय Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। और अगर आप लोग बुक्स में देखोगे ना, माइकलिस मेंटन इक्वेशन, ठीक है, सो दिस इज योर माइकलिस मेंटन इक्वेशन, वेयर किसी भी टाइम पॉइंट पे अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो दैट इज V नॉट इज इक्वल टू V मैक्स सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बाय Km प्लस S। और Km क्या है, अभी हम लोगों ने बताया कि K प्राइम प्लस K2 बाई K1 इज योर Km, ठीक है। सो दिस इज द माइकलिस मेंटन इक्वेशन। व्हाट इज द यूज ऑफ इट, ठीक है, इसको हम लोग यूज क्या करते हैं, तो देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस माइकलिस मेंटन इक्वेशन, ठीक है। तो दिस V नॉट इज इक्वल टू V मैक्स सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बाय Km प्लस S, ठीक है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज योर V नॉट। देखो क्या है ना, जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन है, अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट करो ना, ठीक है, इसको अगर आप ग्राफ में प्लॉट करो, ठीक है, और ये मान लो कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, और ये जो है ना, ये वेलोसिटी है बेसिकली v, और ये जो है ना, ये आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, मान लो कि सेल में, ठीक है, पहले जो है ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं था, या मतलब कोई सबस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं था, अब जो है सेल ने अपटेक शुरू किया ग्लूकोज लेने का, ठीक है, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी, ठीक है, मान लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन धीरे धीरे जो है ना, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया सेल के अंदर में, तो उस टाइम पे जो एंजाइम है ना, क्योंकि एंजाइम जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है, एंजाइम कैन नॉट चेंज सो क्विकली, ठीक है, जैसे जैसे आपका सबस्ट्रेट आएगा, वो एंजाइम उतना क्विकली चेंज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई एंजाइम प्रोटीन है, प्रोटीन सिंथेसाइज होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन जो आपका बॉडी का एनर्जी नीड है ना, वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता। तो वो क्या है कि आपका एंजाइम जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है, और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, वो धीरे धीरे करके मान लो बढ़ रहा है। तो रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगा, मान लो कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली जीरो था, ठीक है, तो आपका V जो है वो भी जीरो होगा, ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे सबस्ट्रेट सेल को मिलता जाएगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, इट विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है, लाइक दिस। एक टाइम आएगा जब क्या होगा कि ये जो सबस्ट्रेट है ना, सॉरी, ये मान लो कि आपका एंजाइम था एंड दिस इज योर सबस्ट्रेट, ठीक है, नाउ द सबस्ट्रेट इज वेरी हाई, ठीक है, जब ये सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसके जितने भी एंजाइम्स है, ये सारे के सारे ऑक्युपाइड हो जाएंगे विद द सबस्ट्रेट, ठीक है, एंड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, क्या होगा कि जितना भी आपका एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, और वो जो है जितना सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा उतना ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, दैट विल बी द मैक्सिमम स्पीड फॉर द एंजाइम विद द हाईएस्ट कैटालिटिक एक्टिविटी, ठीक है, विद द हाईएस्ट कैटालिटिक एक्टिविटी, दैट विल बी द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि अब जो है ना, अब मान लो कि सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है, तो जितना भी एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, वो सारे एंजाइम फिर से क्या होंगे, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाएंगे, तो दैट विल बी अ स्टेडी स्टेट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, ठीक है, एंड अ पॉइंट ऑफ टाइम विल कम व्हेन दिस विल मेक द स्टेडी स्टेट, ठीक है। मतलब यहाँ पे द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, वेयर योर एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज मैक्सिमम, दैट इज द Vmax, ठीक है, विद द टोटल एंजाइम, ठीक है, विद द टोटल एंजाइम, दिस इज द Vmax। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, देखो, ये जो
वी नॉट है, ठीक है, इसको हम लोग हाफ कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हाफ कर देंगे, मतलब कि स्पीड जो है उसको हाफ कर दिया। तो अगर इस वी नॉट को हमने वी मैक्स बाई 2 किया, ठीक है, एंड देन सॉल्व द इक्वेशन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। ये जो वी नॉट है ना, इसको हम लोगों ने क्या किया, वी मैक्स बाई 2 कर दिया इज इक्वल टू, ठीक है, योर वी मैक्स सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बाई Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, वी नॉट के जगह पे हम लोगों ने क्या किया, वी मैक्स बाई 2 दैट इज द हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ से देखो ये वी मैक्स कट गया, ठीक है, और ये जो है 2s इज इक्वल टू Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अब जो है आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को इधर ले आओ, ठीक है, तो 2s माइनस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू योर Km, ठीक है। तो बेसिकली सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू योर Km, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू Km। तो जब आप देखो वेलोसिटी को v मैक्स बाई 2 करते हो ना, तो आपका जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू योर Km। तो इसका एडवांटेज क्या है कि अगर मान लो आपके पास दो एंजाइम्स हैं और आपको एंजाइमेटिक एक्टिविटी दोनों का कंपेयर करना है, ठीक है, दोनों का एंजाइमेटिक एक्टिविटी कंपेयर करना है, तो इफ यू नो द Km, ठीक है, इफ यू नो द Km एंड यू नो द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन देन यू कैन फाइंड, ठीक है, कि भैया ये जो Km है ना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, मतलब इसका V max जो है, ठीक है, वो कितना होगा, दैट यू कैन प्रिडिक्ट जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 2। अच्छा Km कैसे निकालेंगे, Km बेसिकली क्या है, Km जो है अभी बताया ना कि एक K प्राइम प्लस K2 अपॉन K1 है, ठीक है। तो ये जो है ना ये सारे रेट कांस्टेंट है, ठीक है, एक एंजाइम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना रहा है, एक जो है एंजाइम को एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बना रहा है, और ये जो है एंजाइम सबस्ट्रेट को एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बना रहा है, ठीक है। तो ये जो तीनों है ना, ठीक है, वी कैन फाइंड आउट इन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लो कि आपने एक एंजाइम लिया ट्यूब में, ठीक है, और उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंटली आपने क्या किया कि ये तीनों फाइंड किया, ठीक है, कि किस रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, ठीक है, इसमें किस टाइम पॉइंट पे कितने एंजाइम्स है, कितने सबस्ट्रेट है, यू कैन डू इट इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है। और उसके बाद आप इसका क्या कर सकते हो, Km जो है ना डिटरमाइन कर सकते हो, Km फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपने दो एंजाइम के Km फाइंड आउट किए, तो आप ये बता सकते हो कि कौन सा एंजाइम जो है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी कितनी है, ठीक है, by determining the Km, and the Km value we can determine by the experiment, ठीक है। अच्छा तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने आपको Km का, ठीक है, ये एंजाइम 1 है, ठीक है, एंजाइम 1 है, इसका Km का वैल्यू मान लो आप 0.4 है, ठीक है, और ये एंजाइम 2 है, ठीक है, और इसका Km का वैल्यू जो है, ठीक है, दैट इज 0.8, ठीक है। तो आपको ये बताना है, ठीक है, कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ दिस टू एंजाइम विच वन विल बी मोर, ठीक है। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी हमें बताना है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ 1, ठीक है, विल बी मोर देन एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ 2, ठीक है, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ ए इज 1 इज इक्वल टू एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ 2, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ 1 इज लेस देन एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ 2, ठीक है। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, ठीक है। इस रिएक्शन को ना, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ठीक है, ये क्या है, ये वी नॉट बताता है, वी नॉट क्या है, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एंड दैट इज यू कैन से द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। इस इक्वेशन में Km जो है ना, ठीक है, यू कैन सी द Km इज इन डिनोमिनेटर, ठीक है, Km इज इन डिनोमिनेटर। तो Km जितना बढ़ेगा, ठीक है, किसी भी एंजाइम का Km जितना बढ़ेगा, ठीक है, उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होगी, क्या होगी, Km जितना बढ़ेगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी उतनी कम होगी, है ना। तो Km अगर बढ़ेगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम होगा। तो यहाँ पे देखो एक Km जो है 0.4 है और Km जो है 0.8 है, तो किसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली E1 का ज्यादा होगा, ठीक है। तो E1
इज ग्रेटर देन EA2। एंजाइमेटिक एक्टिविटी किसके ज्यादा होगी, EA1 विल बी ग्रेटर देन EA2। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये जो क्लास करवा रहा हूँ ना, ये नीट क्लास, नीट के लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको ये जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन है इसको सॉल्व करने का उतना जरूरत नहीं है, लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ Vmax, ठीक है, कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, द टर्नओवर रेट्स, ठीक है, ये जितने चीजें हैं ना, ये आपको एग्जाम्स में पूछते हैं। ठीक है, तो अगर आपने माइकलिस मेंटन इक्वेशन को प्रॉपरली समझ लिया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो ना कि एंजाइम्स के, एंजाइम काइनेटिक्स का जो भी पार्ट है ना, दैट इज रिलेटेड टू द माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है, इसी वजह से मैंने इसको सॉल्व किया। इसमें बहुत सारे स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो एंजाइम काइनेटिक्स है आज कंप्लीट हो गया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है, वो लेकर के आएंगे। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन, उसके बाद एंजाइम जो है आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग कार्बोहाइड्रेट शुरू करेंगे, और केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो टिल देन बाय।